हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आ चुके हैं हम लोग एक बेस्ट सेशन के साथ। डे 17 IBPS RRB PO क्लर्क कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस जो IBPS के लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए और बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं। कौन से हैं वो क्वेश्चंस? इतना पढ़ लेने के बाद डर तो बना ही होगा कि पता नहीं याद रहेगा या नहीं, कर पाएंगे या नहीं। कर पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन को एक बार भी देखा है तो मैं ये वादा करता हूं कि आप उस क्वेश्चन के आंसर को सही लगा पाएंगे। ऑप्शंस तो मिलेंगे, सही आंसर ही तो टिक करना है। सब कॉन्शियस माइंड में भी अगर होगा तो भी आंसर सही होगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे खुद पर है और आप पर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ और देखते हैं कि आज 40 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर हम ये भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल पे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट या थ्योरी वाइज MCQs, PDF और मॉक टेस्ट, इन सब के साथ एक कोर्स लेना चाहते हैं जो कि कंप्यूटर का फुल कोर्स है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बैंक, SSC, रेलवे या स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, ये कोर्स आपका सफिशिएंट रहने वाला है जो कि लेटेस्ट कोर्स है। 15 मार्च से शुरू हुआ था लाइव, जो कि अब आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स है? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से और फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। क्या इस कोर्स के अलावा भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये कोर्स आपका फुली सफिशिएंट है और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। क्लियर है? सब कुछ यहां पर मिल रहा है। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था। क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS Excel 2021? निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का उदाहरण है? सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है? तो आपने मुझे बताया सर 3 तरीके की होती है, जो कि बिल्कुल सही है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल कौन सा होता है? जिसमें दोनों तरफ डॉलर हो, रो और कॉलम दोनों से पहले अगर डॉलर लगा है तो वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा। यानी थर्ड ऑप्शन इज द वैलिड वन। $A $9 इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और आप बिल्कुल एब्सोल्यूटली करेक्ट भी हैं। टैलेंट है आपके अंदर, फिर वही बात, घमंड नहीं करते है ना, लेकिन टैलेंटेड तो आप हैं, नो डाउट। तो दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, जरा बताइए इसका आंसर। इन जीमेल से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जल्दी से बता दो फटाफट आंसर क्या होगा। इन जीमेल डैश आर लाइक फोल्डर्स दैट आर यूज्ड टू कैटेगराइज योर ईमेल। कह रहा है जीमेल में फोल्डर के तरीके से ये होता है और या इसके द्वारा आप अपने मेल को कैटेगराइज कर सकते हैं। जीमेल में डैश फोल्डर की तरह होता है जिनका उपयोग आपके ईमेल को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ट्रैश, ड्राफ्ट, स्पैम, इनबॉक्स या लेबल। कैटेगराइज का मतलब ये मेल इंपॉर्टेंट है, आपने उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। ये मेल अपडेट पेंडिंग है अभी, तो आपने पेंडिंग मार्क कर दिया। मैनेजर के नाम से एक फोल्डर बना लिया, ये मेल मैनेजर्स ने भेजे हैं, मैनेजर मार्क कर दिया। तो ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है? यस, लेबल्स बनाकर। जीमेल में फोल्डर्स का मतलब होता है लेबल्स। क्रिएट लेबल का ऑप्शन आता है जीमेल में। आप जीमेल के लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट लेबल का।
वहां पर आप अपने नाम से भी एक फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर इंपॉर्टेंट नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं, अपडेट नाम से फोल्डर बना सकते हैं, वेटिंग के नाम से, यानी जिस भी नाम से आप चाहते हैं फोल्डर बना सकते हैं। तो जीमेल के केस में या ईमेल के केस में जो फोल्डर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेबल्स बोलते हैं, जिनको आप कलर भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको यहां पर दिख भी रहा है डन, टुडे, काफी कलरफुल चीजें दिख रही हैं, तो दीज आर कॉल्ड लेबल्स। सर लेबल बनाते कैसे हैं? जीमेल ओपन करिए और एक नीचे की तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू लेबल का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे लेबल का नाम पूछेगा, आप बना देंगे, वो फोल्डर आपका बन जाएगा जिसमें आप किसी भी मेल को भेज सकते हैं। इनबॉक्स के मेल को अगर भेजना चाहें तो उस फोल्डर में भेज दीजिए, स्पैम वाले मेल को भेजना चाहें उस फोल्डर में भेज दीजिए, किसी भी मेल को आप उस फोल्डर में भेज सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबल। नेक्स्ट, with a paid account of Gmail, users can send up to dash email per 24-hour period। Gmail के सशुल्क खाते के साथ उपयोगकर्ता प्रति 24 घंटे की अवधि में डैश ईमेल भेज सकता है। मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन तो मुझे यह बताओ कि जीमेल के पेड अकाउंट को क्या बोलते हैं? जो हम लोग यूज करते हैं, जो आप यूज करते हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। जीमेल की वेबसाइट पर गए होंगे, अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा आपने, कोई चार्जेस नहीं पड़े होंगे, उसे क्या बोलते हैं? गूगल वर्क स्पेस। जीमेल की पेड सर्विस दैट इज कॉल्ड गूगल वर्क स्पेस। और अगर आप गूगल वर्क स्पेस का यूज करते हैं तो आप कितने मेल भेज सकते हैं 24 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर? द करेक्ट आंसर इज 2000, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो पेड जीमेल इज कॉल्ड गूगल वर्क स्पेस और ये अलाउ करती है कितने मेल? 2000 मेल 24 घंटे के अंदर, इससे ज्यादा नहीं भेज सकते। भेजेंगे तो गूगल कहता है मेरी गारंटी नहीं है। आप भेज सकते हैं लेकिन उसमें गूगल की कोई गारंटी नहीं होगी कि वो मेल रिसीवर को रिसीव हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट, विद अ ट्रायल अकाउंट ऑफ जीमेल यूजर कैन सेंड अप टू डैश ईमेल पर 24-hour पीरियड। जीमेल के सशुल्क खाते के साथ, यानी ट्रायल अकाउंट का मतलब फ्री वाला, पहले क्या था? पेड। अगर पेड के साथ में हम जाते हैं तो हमें कितने मिलते हैं? 2000, है ना। यहां पर कुछ हिंदी में मिस्टेक लग रही है, ट्रायल अकाउंट होना चाहिए। तो विद अ ट्रायल अकाउंट का मतलब फ्री अकाउंट। अगर आप फ्री अकाउंट के साथ जाते हैं और मेल भेजते हैं तो 24 घंटे में कितने मेल भेज सकते हैं? विद अ ट्रायल अकाउंट ऑफ जीमेल यूजर्स कैन सेंड अप टू डैश ईमेल। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 500 ईमेल। तो फ्री अकाउंट के साथ हम कितने मेल भेज सकते हैं? 500। और अगर ये पेड हो जाएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट, डेली सेंडिंग लिमिट पर यूजर अकाउंट इन जीमेल फॉर मेल मर्ज प्रीवियसली कॉल्ड मल्टी सेंड। मेल मर्ज, जिसे पहले मल्टी सेंड कहा जाता था, के लिए जीमेल के प्रति उपयोगकर्ता खाते पर दैनिक भेजने की सीमा क्या है? क्या आप तीसरा केस बताइए। अगर आप जीमेल में मेल मर्ज के द्वारा मेल भेजते हैं तो 24 घंटे में कितने मेल आप भेज सकते हैं? इसकी लिमिट क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज 1500, यानी 1500। कुछ समझ में आया या खिचड़ी पक गई? समझ में आया? नहीं आया तो जरा यहां देखो, इधर एग्जाम में क्वेश्चन 3 प्रकार के आते हैं। जीमेल के लिमिट के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। इन तीनों में से कोई भी मिल सकता है, तीनों भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। ध्यान से देखो, फ्री जीमेल अकाउंट जिसको ट्रायल अकाउंट बोलते हैं, 500 मेल 24 घंटे में भेज सकते हैं। पेड जीमेल अकाउंट जिसको गूगल वर्क स्पेस बोलते हैं, पेड है तो सर्विस तो ज्यादा मिलेगी, तो कितने मेल आप भेज सकते हैं? 2000। सबसे ज्यादा देखो पेड में ही है, 2000 गूगल वर्क स्पेस के केस में। और मल्टी सेंड, यानी मल्टी सेंड जिसको पहले बोलते थे और अब बोलते हैं मेल मर्ज, इसके द्वारा आप कितने मेल भेज सकते हैं? 1500 मेल, 1500 मेल। तो 500, 1500 और 2000 ये लिमिट है। क्वेश्चन देखकर आंसर टिक कर दीजिएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आएगा जरूर इन तीनों में से। थैंक यू बोल दीजिएगा, है ना, कि सचिन सर ने कहा था आएगा और आ गया। नेक्स्ट, द कंप्यूटर जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रोप्रोसेसर
is a dash and ULSI is a dash. VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर पीढ़ी डैश है और डैश ULSI पर डैश है। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI मतलब फोर्थ जनरेशन और ULSI का मतलब फिफ्थ जनरेशन। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। अब जरा ध्यान दीजिएगा, VLSI की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस। ये एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है विच इंटरप्रेट मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। जहां पर कंप्यूटर इंसानों के तरीके से सोच रहा है, इस ब्रांच को क्या बोला जाता है? डैश कंप्यूटर विज्ञान में एक उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने के साधनों और तरीकों को बताता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। कह रहा है इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल किया गया, रियल टाइम का इस्तेमाल किया गया, नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया गया और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया। ये कौन सी जनरेशन है बताइए? इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया और यह है फोर्थ जनरेशन। कैसे मैंने आपको याद करवाया था? 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। तो टाइम के साथ में हमेशा किसका यूज करते हैं? 4। सही किया आपने विचार। आंसर क्या हो गया? फोर्थ जनरेशन। तो कभी भी टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड मिले, या नेटवर्किंग अलग से मिल जाए या रियल टाइम अलग से मिल जाए सिर्फ, तो भी आंसर क्या होगा? फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। कह रहा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? सोच के देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, किस जनरेशन में? करेक्ट आंसर है थर्ड जनरेशन। तीसरी जनरेशन में क्या आया? कीबोर्ड और उसके साथ में मॉनिटर्स। इससे पहले कीबोर्ड और मॉनिटर्स का यूज नहीं करते थे। जो डेवलपमेंट हुआ वो कौन सी जनरेशन का है? थर्ड जनरेशन। तो हमेशा इस केस में आंसर क्या बनेगा? कीबोर्ड के साथ मॉनिटर्स, इन दोनों का यूज साथ में स्टार्ट हुआ कब? थर्ड जनरेशन में। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पेश किया? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब वो लैंग्वेज जो इंग्लिश में लिखी जाती है। जो हाई किसके लिए है? कंप्यूटर्स के लिए। और कंप्यूटर ने उस हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए क्या किया? कंपाइलर्स का प्रयोग किया, इंटरप्रेटर का यूज किया, ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए। तो हाई लेवल का मतलब जो कंप्यूटर के लिए हाई है, जो इंग्लिश में लिखी जाती है, जैसे C++, जावा, कोबोल, पास्कल, है ना, ये सब आपकी कैसी हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और इन सबको किस कैटेगरी में रखते हैं? वेरी गुड, थर्ड जनरेशन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, दैट इज थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या है? मशीन या बाइनरी लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ में डेटाबेस लैंग्वेज जैसे SQL, और फिफ्थ में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट वाली लैंग्वेजेस जैसे लिस्प, प्रोलॉग, ये सब आपकी फिफ्थ जनरेशन में आती हैं। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर? PC। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर।
है ना, प्रियंका चोपड़ा नहीं। तो पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई थी बताइए। पीसी जो है वो किस जनरेशन में आया सबसे पहले, थर्ड, फिफ्थ, 4, 2 या 1, या आता है बताएंगे नहीं। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ जनरेशन। देखो पी और सी कितने कैरेक्टर्स हैं, 2, डबल कर दो 4, तो आंसर क्या हो गया, पीसी कौन सी जनरेशन में आया, फोर्थ जनरेशन, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फोर्थ जनरेशन इज द वैलिड वन। इसी को तो बोलते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, और ये कब आया, फोर्थ जनरेशन में। याद रहेगा ना, पीसी प्रियंका चोपड़ा, फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट, पीसीज आर कंसीडर्ड द फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन डैश। कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में आया, अभी हम लोग ने देखा भी, एंड कंटेन, और क्या कंटेन करता है, केबीएस, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर। फोर्थ जनरेशन का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, माइक्रो प्रोसेसर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, माइक्रो प्रोसेसर इज द करेक्ट वन। माइक्रो प्रोसेसर मतलब जैसे पेंटियम, जैसे कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, ये सब क्या है आपके माइक्रो प्रोसेसर ही तो है ना, जिनको आप सीपीयू भी बोलते हैं, जिनको आप माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो दैट कम्स अंडर फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम लोग जानते हैं 2 तरीके के इंटरफेस है, एक CUI, कंसोल यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस, और दूसरा है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब जहां सिर्फ कीबोर्ड का यूज हो, और GUI का मतलब जहां कीबोर्ड के साथ माउस का भी यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड GUI। और GUI किस जनरेशन का पार्ट है, फोर्थ जनरेशन का। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन, डेटाबेस वाली लैंग्वेजेस फोर्थ जनरेशन, है ना, इसको याद रखिएगा। GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI से 2 क्वेश्चन और भी आते हैं कि GUI को किसने डेवलप किया। GUI को डेवलप किया किसने, जिसने मैक एड्रेस को डेवलप किया, और मैक एड्रेस को किसने डेवलप किया, जेरोक्स पारसी नाम की रिसर्च सेंटर ने, पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर। पारसी की फुल फॉर्म यहां पर क्या है, पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर। जेरोक्स तो आप लोग जानते हैं कि कई बार आप फोटोस्टेट लेने जाते हैं, कहते हैं जेरोक्स लेने जा रहे हैं, है ना। तो जेरोक्स पारसी एक रिसर्च सेंटर का नाम है जिसने GUI कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, मैक एड्रेस के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और लेजर प्रिंटर को भी डेवलप किया। तो लेजर प्रिंटर को डेवलप करने वाली कंपनी, GUI को डेवलप करने वाली कंपनी, और मैक एड्रेस को डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी है, जेरोक्स पारसी। ठीक, बाई एलन के। और जेरोक्स पारसी में जो काम कर रहे थे, जिन्होंने मेहनत करी, वो कौन है, पर्सन, एलन के। तो पर्सन का नाम याद रखिएगा एलन के, और उस कंपनी, उस रिसर्च सेंटर का नाम याद रखिएगा, दैट इज जेरोक्स पारसी। ठीक, नेक्स्ट, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी निम्नलिखित में से किससे बनी है। फर्स्ट जनरेशन मतलब वैक्यूम ट्यूब, सेकंड मतलब ट्रांजिस्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी ट्रांजिस्टर इज द करेक्ट वन। बल्ले बल्ले, यही होगा ना आंसर। तो अगर आपको जनरेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर कर रहे होंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट डगमगाया हुआ है तो डोल रहे होंगे आप, है ना, मोए मोए हो रहा होगा आपका। तो बहुत अच्छे से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें नापी जाती है, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, है ना, बार बार पूछा गया क्वेश्चन कि जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड को माइक्रो सेकंड में मेजर किया जाता है। किसमें, माइक्रो सेकंड में। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछते हैं कि माइक्रो सेकंड जो स्पीड है ये किस जनरेशन को डिनोट करती है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। यस, तो फर्स्ट जनरेशन माइक्रो सेकंड और माइक्रो सेकंड फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट,
अब यहां पर जरा जनरेशन का एक थोड़ा सा आइडिया ले लो। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में कौन सी आई? ट्रांजिस्टर। थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं जिसको सिलिकॉन चिप्स भी बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। और फिफ्थ जनरेशन का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क या सुपर कंप्यूटर। तो एआई की बात हो, न्यूरॉन्स की बात हो, न्यूरल नेटवर्क की बात हो, सुपर कंप्यूटर की चर्चा हो रही हो, या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूएलएसआईसी की बात हो रही हो, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिफ्थ जनरेशन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाइए। अब जरा जो हमने क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए थे उसको भी एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन अगर रह गया होगा तो यहां से आपको चीजें याद हो जाएंगी। टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन? फोर्थ, है ना। 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, टाइम के साथ में 4। कीबोर्ड और मॉनिटर किस जनरेशन में आया? थर्ड जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी जनरेशन का पार्ट है? थर्ड जनरेशन। पीसी प्रियंका चोपड़ा किस जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में। पर्सनल कंप्यूटर किस जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सी जनरेशन में आया? फोर्थ जनरेशन में। जीयूआई डेवलप किसने किया? जीरोक्स पारसी नाम की कंपनी ने, और पर्सन का नाम एलन के। बैच प्रोसेसिंग, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैच प्रोसेसिंग किस जनरेशन का पार्ट है? तो आंसर है फर्स्ट जनरेशन। ये याद रखिएगा, यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कंफर्म है। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैड कैलकुलेशन? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का मतलब क्या होता है? कैड, कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। गणना के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो सर्वर में इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स आर दोस कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड इन दी सर्वर। तो कैड और कैम कैलकुलेशंस किसमें की जाती हैं? सर्वर के कंप्यूटर्स में, दैट इज कॉल्ड अ मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? वो कंप्यूटर्स जो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, रेलवे सेक्टर के लिए या फिर आपके रिजर्वेशंस के लिए, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बैंक में, इंश्योरेंस सेक्टर में डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जगह पर जो नया कॉन्सेप्ट आ चुका है वो क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग पर्पस के लिए फेमस है। माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, दीज आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। पीडीए भी बोलते हैं इनको, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain working? Very famous one. निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है जो ब्रेन वर्किंग को कर रहा है? मस्तिष्क रिलेटेड वर्किंग, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम, परम, आईबीएम चिप्स या सुपर कंप्यूटर? ब्रेन रिलेटेड वर्किंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। यानी सही जवाब होगा दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटर, जो ब्रेन मैपिंग, ब्रेन वर्किंग के लिए फेमस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वांटम कंप्यूटर। कभी भी ब्रेन वर्किंग के साथ में कंप्यूटर पूछा जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वेश्चन उल्टा भी आता है कि क्वांटम कंप्यूटर का यूज किस लिए करते हैं? तो आंसर होगा फॉर ब्रेन वर्किंग, फॉर इमिटिएटिंग, फॉर इनिशियलाइजिंग, फॉर वर्किंग रिलेटेड टू द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटर। ब्रेन मैकेनिज्म को समझने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स या क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, चैट जीपीटी भाई साहब आएगा ही आएगा, जीए में भी आएगा और कंप्यूटर में भी आएगा। लिख के रख लीजिए, सचिन सर ने कहा है जीए में भी आएगा और कंप्यूटर में भी आएगा। तो चैट जीपीटी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक बार सारे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। आओ जरा,
व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी क्या है? इनपुट नहीं, प्रोसेस नहीं, आउटपुट नहीं, वायरस ना, प्रोग्राम हां। चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 5। चैट जीपीटी इज अ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। चैट जीपीटी इनिशियली रिलीज्ड इन विच ईयर? चैट जीपीटी प्रारंभ में किस वर्ष में जारी किया गया? चैट जीपीटी की फुल फॉर्म आएगी ही आएगी। चैट जीपीटी में टी क्या है? चैट जीपीटी में पी क्या है? चैट जीपीटी में जी क्या है? जी क्या है? पी क्या है? टी क्या है ना? ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो आंसर क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। गलत मत करना, ध्यान से याद कर लो, रट्टा मार लो, गलत नहीं होना चाहिए। और किस ईयर में आया? तो करेक्ट आंसर है 2022। 30 नवंबर 2022 में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। कब? 30th ऑफ नवंबर 2022। ठीक, नवंबर 30th नवंबर 2022। नेक्स्ट, चैट जीपीटी वॉज डेवलप्ड बाई। चैट जीपीटी को किसके द्वारा विकसित किया गया? वो कौन सी कंपनी थी जिसने चैट जीपीटी को लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ओपन एआई, गूगल या एचपी? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज ओपन एआई। बिल्कुल सही। तो जिस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया वो है ओपन एआई। नेक्स्ट, व्हाट इज चैट जीपीटी? एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर? ऑप्शन में देख लेते हैं। अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, पॉपुलर वीडियो गेम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिटनेस ट्रैकर या ऑल ऑफ दीज? या आता है, बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो चैट जीपीटी क्या है? एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा इसको बनाया गया। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लैंग्वेज मॉडल का मतलब कि आप इससे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी पूछिए, ये उसका रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ALLM के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड चैट जीपीटी? चैट जीपीटी के पीछे जो तकनीक काम कर रही है वो कौन सी है? मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा मशीन लर्निंग, क्योंकि ये क्या है? रोबोट है ना, एक तरीके की मशीन है, एक तरीके का चैट है जिसको ट्रेन किया गया कि उसमें क्वेश्चंस को फीड किया गया और वो अपनी नॉलेज और जितने भी सर्वर हैं वहां से आंसर को ढूंढ के लाए और आंसर दे, है ना? इस तरीके से इसको बनाया गया। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मशीन लर्निंग। जो अपना सेंस भी यूज करे, जो सर्वर की मदद भी ले और आंसर डिस्प्ले करे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट, चैट जीपीटी मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए। चैट जीपीटी मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है किसको? चैट जीपीटी के तहत ट्रेनिंग मिलती है चैट जीपीटी को, लेकिन इसके पीछे किसका यूज किया जा रहा है? HTTP का, PPP का, RLHF का, LLHF का या VPN का? और करेक्ट आंसर है RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, दैट इज कॉल्ड RLHF। इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन फीडबैक। अगर चैट जीपीटी ने कोई गलत आंसर दिया तो हम उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। क्या चैट जीपीटी हर एक चीज सर्वर से ले रही है? हां, लेकिन अपना सेंस भी यूज कर रही है, और जो सेंस का यूज करे वो क्या है? फीडबैक, एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस, है ना? कभी बिल्ली अगर रास्ता काट गई किसी के और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो उसने कहा कि बिल्ली आगे से निकलती है तो ही अशुभ होता है ना? ये जरूरी तो नहीं। तो उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तभी तो वो क्या बना? एक फीडबैक बना, और तभी लोगों के सामने वो मिथ या फैक्ट्स के फॉर्मेट में सामने आया। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ चैट जीपीटी? बहुत भारी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। चैट जीपीटी का नवीनतम संस्करण क्या है?
1 2 3 4 0, क्या? द करेक्ट आंसर इज 4O. द लेटेस्ट वर्जन ऑफ चैट जीपीटी इज 4.0 भी बोल सकते हैं, लेकिन 4.0 थोड़ा सा निगेटिव होता है ना, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, कंपनीज अवॉइड करती है जीरो लिखने से, तो वो जीरो की जगह क्या लगा देती है? O. यानी चैट जीपीटी 4O इज कॉल्ड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ चैट जीपीटी. 4 भी बोल सकते हैं, 4O भी बोल सकते हैं, है ना, जैसे कि लिखा भी हुआ है. तो ओपन एआई के द्वारा इसको बनाया गया और चैट जीपीटी 4O दैट इज कॉल्ड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ चैट जीपीटी. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चैट जीपीटी? चैट जीपीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू जनरेट क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर्मेट, टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज, टू राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएटिव कंटेंट, टू प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चंस इन अ ह्यूमन लाइक वे, या ऑल ऑफ दीज? क्या है? टू प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करना जैसे ह्यूमन देता है वैसे ही, यही पर्पस है चैट जीपीटी का. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4. सही है. नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्रोनिम जीपीटी स्टैंड्स फॉर इन चैट जीपीटी? अभी हम लोग ने देखा ही, चैट जीपीटी में संक्षिप्त नाम जीपीटी का अर्थ क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, दैट इज कॉल्ड जीपीटी, चैट जीपीटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? वेरी फेमस क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा एक तेज प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट है? बैच स्लो है, टाइम शेयरिंग जी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड यस. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम whose processing speed is fastest. So the correct answer is distributed operating system. Next, in terms of nibble, the size of IPv4 address can be expressed as. Nibbles के संदर्भ में IPv4 पते का आकार किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो IPv4 कितने बिट का है? 32 बिट का. IPv6 कितने बिट का है? जल्दी से बताइए, सोचिए नहीं. 128 बिट. और मैक एड्रेस 48 बिट. वेरी गुड. IPv4 को निबल्स में एक्सप्रेस करना है. निबल कितने बिट का? 4 बिट. और IPv4 एड्रेस 32 बिट. तो 32 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 8. दैट इज द आंसर. तो IPv4 एड्रेस डिवाइडेड बाय निबल, दैट इज द आंसर. तो 32 डिवाइडेड बाय 4, the answer is 8, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. देख भी लो एक बार. IPv4 32 बिट, निबल 4 बिट 4 बिट, और साइज ऑफ IPv4 क्या हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 8 निबल. दैट इज द आंसर. ठीक, तो 32 बिट बोले या 8 निबल बोले, बात एक ही है. दैट इज द सेम. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लास ऑफ IP एड्रेस? दिस आईपी पता, इसका वर्ग क्या है? ये किस क्लास को बिलोंग करता है? बताओ कैसे पता लगाएंगे? पहली ऑक्टेट से. तो 222 222 ये किस रेंज में आता है आईपी एड्रेस के? क्लास सी में, क्योंकि क्लास सी की रेंज कितनी है? 192 से 223. क्या 222 222 192 से 223 के बीच में आ रहा है? जी हां. तो करेक्ट आंसर इज क्लास सी. क्लास ए की रेंज 0 to 126 या 0 to 127, जहां 127 रिजर्व है लूपबैक एड्रेस के लिए. क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239, क्लास ई 240 से 255. और क्लास ए बी सी को क्या बोलते हैं? यूनिकास्टिंग. क्लास डी को क्या बोलते हैं? मल्टीकास्टिंग. और क्लास ई क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस एंड ब्रॉडकास्टिंग. यस, वेरी गुड. एमंग दीज विच इज नॉट द लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल? इनमें से कौन सी टीसीपी आईपी मॉडल की परत नहीं है? टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो ये पहला मॉडल है. दूसरा इसके बाद आया ओएसआई मॉडल. यस, टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती? 2 लेयर नहीं होती. कौन सी? सेशन और प्रेजेंटेशन. क्या सेशन गिवन है? हां.
क्या प्रेजेंटेशन गिवन है? नहीं, तो आंसर इज सेशन लेयर. सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर एब्सेंट इन टीसीपी आईपी मॉडल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया. भारत के पहले और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए. फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000. और फास्टेस्ट कौन सा है? एरावत. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, परम 8000 एंड एरावत. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय क्रोम वेब ब्राउजर. रेंडरिंग इंजन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है, हर बार आता है. इनमें से कौन सा रेंडरिंग इंजन क्रोम वेब ब्राउजर द्वारा उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम जिस इंजन का यूज करता है, जिस रेंडर इंजीनियरिंग का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लिंक. क्या है नाम? ब्लिंक. और ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछते हैं कि ब्लिंक जो रेंडरिंग इंजन है वो कौन सा वेब ब्राउजर यूज करता है? क्रोम. अब जरा रेंडरिंग इंजन के सारे नाम देख लीजिए. गूगल क्रोम और ओपेरा ये ब्लिंक का यूज करेगा. इंटरनेट एक्सप्लोरर, ट्राइडेंट रेंडरिंग इंजन, मोजिला फायरफॉक्स, गिको और सफारी वेबकिट का. ये चारों नाम याद रखिएगा. गूगल क्रोम, ओपेरा, ब्लिंक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ट्राइडेंट, मोजिला फायरफॉक्स, गिको और सफारी वेबकिट. सफारी किसका है? सर्च इंजन एप्पल का है ना. द एप्पल सर्च इंजन इज कॉल्ड सफारी. नेक्स्ट, द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट इज द. बताइए, बेसिक लॉजिक गेट जिसका आउटपुट इनपुट का पूरक है. द अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट. 0 इनपुट करिए आउटपुट 1 आ जाएगा, 1 इनपुट दीजिए आउटपुट 0 आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड नॉट गेट. नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉट गेट या इन्वर्टर गेट. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट, विच विंडोज वर्जन केम आफ्टर विंडोज 98. ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा. इस विंडोज के बाद कौन सी विंडोज आई? इस विंडोज से पहले कौन सी विंडोज आई? तो इसके लिए मैंने आपको लिस्ट बताई थी ना कि ये लिस्ट याद रखना कि विंडोज कौन सा कब आया, क्या सीक्वेंस है, किसके बाद कौन सा आया, है ना. ये याद रखने की रिक्वायरमेंट है. तो विंडोज 98 के बाद में क्या आया? विंडोज 2000 सर्वर. यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यस, इसका सीक्वेंस क्या है? 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0, फिर विंडोज NT जिसको न्यू टेक्नोलॉजी बोला गया, फिर विंडोज 95, विंडोज 98 और फिर विंडोज 2000. क्या पूछ रहा था? विंडोज 98 के बाद में कौन सा वर्जन आया? 2000 सर्वर है जो कि. फिर विंडोज ME मिलेनियम एडिशन, फिर विंडोज XP एक्सपीरियंस, विंडोज विस्टा 7, 8, 8.1, 10 और 11, है ना ये सीक्वेंस. नेक्स्ट, डैश सर्विस इज अ टाइप ऑफ थिन क्लाइंट टर्मिनल्स सर्वर कंप्यूटिंग. डैश सेवाएं एक प्रकार का पतला क्लाइंट टर्मिनल सर्वर कंप्यूटिंग है. थिन क्लाइंट किसको बोलते हैं कंप्यूटर में? वो जिसकी खुद की अपनी प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, दैट इज कॉल्ड थिन क्लाइंट. और ये कहलाता है आपका क्या? रिमोट डेस्कटॉप. द डेस्कटॉप इज कॉल्ड अ थिन क्लाइंट हु डज नॉट हैव इट्स ओन प्रोसेसिंग पावर. आंसर क्या होगा? रिमोट डेस्कटॉप, दैट इज कॉल्ड थिन क्लाइंट टर्मिनल. नेक्स्ट, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड. तालिकाओं के बीच संबंध दर्शाने वाली कुंजी को क्या कहा जाता है? रिलेशनशिप का मतलब कम से कम 2 टेबल्स होनी चाहिए रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए. और रिलेशनशिप की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? फॉरेन की. कम से कम कितनी टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेगी? 2 टेबल्स के बीच में. पहली टेबल में वो प्राइमरी की, तो दूसरी टेबल में वही आईडी फॉरेन की. तो रिलेशनशिप मींस फॉरेन की. और प्राइमरी की का मतलब दैट मस्ट ऑलवेज बी यूनिक. वो टेबल में वो की जो हमेशा यूनिक होती है ना. जैसे स्टूडेंट की आईडी, कस्टमर की आईडी, ये जो आईडी होती हैं जितनी भी, वो क्या होती है? यूनिक, रिपीट नहीं हो सकती, कभी चेंज नहीं हो सकती. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की. नेक्स्ट, इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज नथिंग बट.
सीपीयू में आंतरिक मेमोरी और कुछ नहीं बल्कि क्या है, सीपीयू में जो मेमोरी लगी होती है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो क्या रजिस्टर कहीं दिया है? हां, अ सेट ऑफ रजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर 1। और अगर फास्टेस्ट मेमोरी पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? रजिस्टर। रजिस्टर नहीं होगा ऑप्शन में तो कैशे, कैशे नहीं होगा तो रैम, रैम नहीं होगा तो एसएसडी, है ना, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस। नेक्स्ट, देयर आर अ टोटल ऑफ डैश स्लाइड लेआउट इन एमएस पावरपॉइंट 2021। एमएस पावरपॉइंट 2021 में कुल कितने स्लाइड लेआउट मौजूद हैं? स्लाइड लेआउट कितने अवेलेबल हैं पावर पॉइंट में? 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 9 लेआउट्स। होम पर आप जाएंगे, पावर पॉइंट ओपन करिएगा, होम पे क्लिक करिएगा, लेआउट का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लेआउट पे क्लिक करेंगे ये 9 प्रकार के लेआउट खुल के आ जाएंगे। जो बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है वो क्या होता है? टाइटल स्लाइड, जिसमें 2 प्लेस होल्डर गिवन होते हैं। तो जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं पहली स्लाइड जो आपकी ओपन होगी वो टाइटल स्लाइड होती है। यस, लेकिन इसके अलावा कितने और ऑप्शंस हैं? 8 और ऑप्शंस हैं आपके पास। टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट, कंटेंट विद कैप्शन या पिक्चर विद कैप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टाइल्स कितने हैं? स्लाइड लेआउट, देयर आर टोटल ऑफ डैश स्लाइड लेआउट 9। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और बाय डिफॉल्ट अगर पूछें कि ऐसा कौन सा स्लाइड लेआउट है पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा टाइटल स्लाइड, दैट इज द बाय डिफॉल्ट वन। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल 2021 बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इज डैश एंड फॉन्ट साइज इज डैश। एक्सेल 2021 में डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का नाम क्या है और फॉन्ट का आकार क्या है? किसी भी लेटेस्ट वर्जन में वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट किसी भी केस में पूछें, लेकिन वर्जन अगर लेटेस्ट होगा तो आंसर क्या होगा? कैलिब्री के साथ 11 पॉइंट, कैलिब्री के साथ कितना? 11 पॉइंट। लेकिन अगर वर्जन पुराना हुआ 2007 से पुराना वाला वर्जन, तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइम्स न्यू रोमन के साथ 12 पॉइंट, टाइम्स न्यू रोमन के साथ 12 पॉइंट, लेटेस्ट वर्जन में कैलिब्री के साथ में 11 पॉइंट। नेक्स्ट, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेब स्टैंडर्ड इज। वह केंद्रीय संगठन जो वेब मानकों को बनाने और बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेब स्टैंडर्ड का मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वेबसाइट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये सही बनी है या नहीं बनी, ये स्टैंडर्ड को फॉलो करती है या नहीं करती। ये कंपनी कौन सी है? वेरी गुड, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी 4th ऑप्शन इज द राइट वन। तो ये कंपनी दोस्तों कौन सी है? ये संगठन है जिसका काम है वेब स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना, सही से वेबसाइट या वेब पोर्टल बना है या नहीं इसको चेक करना। दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम या W3C। नेक्स्ट, योर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड अदर डेटा फाइल्स में गेट इन्फेक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड अ डैश वायरस। आपकी वर्ड दस्तावेज फाइलें, एक्सेल स्प्रेडशीट और अन्य डेटा फाइलें डैश वायरस नामक किसी चीज से संक्रमित हो सकती हैं। उसे क्या बोलते हैं? वो वायरस जो वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में एंटर करता है उसे क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो माइक्रोसॉफ्ट का जानी दुश्मन है और कहता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में घुस के रहेंगे, दैट इज कॉल्ड मैक्रो वायरस। और आप जानते हैं कि इनमें मैक्रोज नाम का एक फीचर भी तो होता है। यस, दैट इज डिफरेंट, जिसका यूज किसके लिए करते हैं? रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए। मैक्रोज किस टैब में मिलता है? जल्दी बताइए, विच टैब? व्यू टैब। शॉर्टकट की Alt F8, वेरी गुड। किस लैंग्वेज में बना? VBA, बहुत बढ़िया। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, VBA में बनाया गया मैक्रोज, जिसका यूज रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। यही है
गलत तो नहीं करेंगे ना? चलो बहुत बढ़िया। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। 40 में से कितने स्कोर किए ये तो बताइएगा ही बताइएगा। साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्या है ये क्वेश्चन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस टी इन एमएस वर्ड 365? एमएस वर्ड 365 में कंट्रोल प्लस टी का क्या कार्य है? जस्टिफाई द पैराग्राफ अलाइनमेंट, हैंगिंग इंडेंट, रीडू द लास्ट एक्शन, अनडू द लास्ट एक्शन, ओपन द टैब, या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और ये फेमस क्वेश्चन है, आता है तो बताइएगा जरूर। यस। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा। एग्जाम के बाद एनालिसिस जरूर दीजिएगा। ये देखिए व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ, इसको सेव कर लीजिए अरोड़ा एजुकेटर के नाम से। और एग्जाम के बाद मुझे 40 के 40 क्वेश्चन आपसे चाहिए, है ना? इतने सारे कैंडिडेट्स हैं आप लोग, सब एक एक क्वेश्चन भी भेजेंगे तो मेरे पास बहुत सारे हो जाएंगे, और मुझे चाहिए सिर्फ 40, है ना? वेरीफाई हो जाएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन जरूर भेजेंगे ताकि मुझे पता चले क्या सारे क्वेश्चन यहीं से आ गए। यस, तो भेजिएगा जरूर। ये नंबर गिवन है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप्स में आप लोग अवेलेबल हैं। और अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर में बेसिक से एडवांस पढ़ लें, बैंक, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स के लिए या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अरोड़ा एजुकेटर ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और फिर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेशन में अगर कोई भी डाउट आपको लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बताइएगा जरूर कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई है या नहीं, क्या तैयार हैं जंग लड़ने के लिए, क्या तैयार हैं सचिन सर को प्राउड फील करवाने के लिए और कहने के लिए यस सर कंप्यूटर में सारे क्वेश्चन सही हुए। यस, सो आई होप कि आप सारे क्वेश्चन सही करेंगे। बस कॉन्फिडेंस रखिएगा, गलती से मिस्टेक मत करिएगा, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखेंगे और अभी से ये सोचेंगे कि सिलेक्शन 100% होगा। होगा क्यों नहीं? किसी का तो होगा, तो मेरा क्यों नहीं? अगर ये सोच रख के जाते हैं तो सिलेक्शन जरूर होगा। नो इफ नो बट, ओनली सिलेक्शन। यस, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।